एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, योर सक्सेस इज अवर मोटो। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. Today we will start most interesting chapter and most easy also of bio, that is our environment. चैप्टर का नाम है बेटा आर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ईवीएस की बुक से पढ़ते आ रहे हो ना इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। तो बच्चे समझते हैं मैडम इस चैप्टर में आप क्यों ही पढ़ा हो, लेकिन बेटा यहाँ से ना इस चैप्टर में वैसे तो इजी है, देयर इज नो डाउट, बट यहाँ पर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो अभी न्यू एड ऑन हुई है हमारे 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से थोड़े दो तीन टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बाकी सारी चीजें जो है वो हमें एक बार रिकैप्चुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है आर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इंट्रो चैप्टर का ऑब्वियस बात है बेटा, हमें पहले यही पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता क्या चीज है, क्योंकि कई बार ना बच्चे इन्वायरमेंट एंड एटमोस्फेयर इन दो वर्ड्स में ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एटमोस्फेयर एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है बेटा, उसका इन्वायरमेंट से कहीं तक कोई कंसर्न नहीं है। तो इन्वायरमेंट हम देख लेते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हमारे आसपास की सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब मिलकर बना रहे हैं इन्वायरमेंट। अब इनको ही क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। जैसे कि आपने बहुत ही कॉमनली सुना है कि आपके घर में जो आपके एल्डर्स हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव्स में, कि अब तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, पहले जैसा इन्वायरमेंट नहीं रहा। मतलब कि जब वो लोग आपकी एज में थे तो उनके आसपास की सराउंडिंग और अब जो सराउंडिंग है हमारे चारों तरफ, उसमें काफी सारा चेंज हो चुका है। तो यहां से एक हमारे पास क्वेश्चन बनकर आता है बेटा कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, नंबर वन बायोटिक एंड नंबर टू अबायोटिक। अब बायोटिक में नाम से ही पता लग रहा है कि सारी जिंदा चीजें आएंगी, और अबायोटिक में जो हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग में ना बेटा एक चीज जो बच्चे कुछ गलतियां कर कर आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास की सराउंडिंग की बात कर रहे हैं और ऑब्वियस बात है ये नेचर की सराउंडिंग है। तो यहाँ पर आपको एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, टेम्परेचर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये वाली नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इंक्लूड करनी है। और यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। चलिए अब हम क्या चीज देखते हैं कि बोथ इंटरेक्ट एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर। ये जो इन्वायरमेंट के दोनों कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, अबायोटिक एंड बायोटिक, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इनके इंटरेक्शन की वजह से बन जाता है एक सिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो तीन लाइन पढ़ी है, तीनों लाइनों से हमारे पास तीन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं। तो इकोसिस्टम क्या हुआ कि एक बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से जो पूरा एक सिस्टम, क्योंकि वहां पर एक बैलेंसिंग बन गई है, दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा यहाँ पर इकोसिस्टम के, फॉरेस्ट, पोन्ड्स, लेक्स एंड गार्डन्स, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। एक बार इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने देखो यहाँ पर दे रखा है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं अगर इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा इकोसिस्टम का, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ले लिया हमने। अब अगर आप फॉरेस्ट की जो सराउंडिंग है वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होंगे, मतलब कि वो हर्ब से लेकर बड़े बड़े ट्रीज तक की कैटेगरी वाले होंगे। ठीक है, द सेकंड थिंग, वहां पर हमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से लेकर जो बहुत ही ज्यादा बड़े लार्ज एनिमल्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे जी हमें। तो क्या होगा यहाँ पर उनके बीच में, अब ये एनिमल्स हो गए, वहीं पर अबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे कि
वहां पर मिलने वाली, वहां पर टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी है, सॉइल, मिनरल्स, विंड एक्सेट्रा। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन कैसे है, अब देखो जी, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें से अगर ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है, जनरली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, इनमें से अगर कोई भी कम या ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ अफेक्टेड होगी। तो हुआ ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, मतलब कि जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब हाई टेम्परेचर, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स तो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, या टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन चला जाएगा तो भी क्या होगा, उनकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। इसी तरह से एक्सेस ऑफ रेनफॉल, उनके लिए जान का खतरा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ही है कि बारिश की वजह से अगर एक्सेसिव बारिश हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, साथ साथ में एनिमल्स, उनकी लाइफ भी अफेक्टेड होती है। तो कुल मिलाकर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट के अंदर एक सिस्टम बन गया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर अफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस हम लोगों को देते हैं, जिसमें कि जितने भी बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो सारे के सारे उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब प्लांट्स को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी, बायोटिक कंपोनेंट्स ने। तो हो गया दोनों का एक सिस्टम, एक इंटरेक्शन, एक बैलेंसिंग हो गई है। चलिए, अब ये जो इकोसिस्टम है ये हमारा दो तरीके का हो सकता है। मीन्स अब एक तो वो नेचर में मिल सकता है हमें, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे, फॉरेस्ट हो गया, पोन्स हो गया, लेक हो गया। और कुछ इकोसिस्टम्स मैन मेड हैं, जैसे कि गार्डन्स। गार्डन्स ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, क्रॉप फील्ड या एक्वेरियम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम की डिफाइन लिखने के लिए, इकोसिस्टम के टाइप लिखने के लिए, या समटाइम्स कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि आपको 5-6 एग्जांपल्स दे दे इकोसिस्टम्स के, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन नेचुरल का एग्जांपल है, नेचुरल इकोसिस्टम का, और कौन हमारा मैनमेड है। मैनमेड को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोला जा सकता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद बायोटिक फैक्टर्स टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। एग्जाम्पल, अब मैं अगर गार्डन का एग्जाम्पल देखती हूँ, अ गार्डन हैज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ऑल फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। तो एक गार्डन के अंदर जितनी भी चीजें, आप एक बागीचे में गए हो, वहां पर आपको डिफरेंट क्वालिटी के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट क्वालिटी के फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे, साथ साथ में वहां पर हमें इंसेक्ट्स मिल सकते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी देखने के लिए मिल सकती है, छोटे मोटे एनिमल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन सब ने मिलकर क्या बनाया बेटा, एक इकोसिस्टम। साथ साथ में वहां पर जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो भी होंगे, सोइल भी है वहां पर, सनलाइट भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी है। चलिए, अब बात आती है कि हम देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन ये जो इनके बीच में एक, हम बोल रहे हैं ना बार बार वर्ड इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्शन एक्चुअल में है क्या चीज। हम क्या देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो भी किस लिए, अपनी फूड हैबिट के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं बेटा, पहले हम उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उनकी ये डिपेंडेंसी क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला जो कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें से फर्स्ट टर्म है हमारी प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, अब नाम से ही पता लग रहा है प्रोड्यूसर्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बना रहा है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको ऑल प्लांट्स नहीं लिखना, बिकॉज देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स आल्सो इन अवर इन्वायरमेंट, और वहां पर वो इसमें प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, ऑलरेडी हम लोग फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। दे यूज सनलाइट टू मेक फूड। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी डिटेल पढ़कर आ चुके हैं। मैं एक बार उसकी इक्वेशन आपको बोलूंगी कि अच्छे से लर्न कर लेना,
क्योंकि बार बार वो एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात तो समझ में आ गई कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अब यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, कि वाई green plants are called producers, why green plants and some bacteria are also known as producers। हमें ये पता है कि हम लोग ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स तो बोलते ही थे, ऑटोट्रॉफ्स के साथ साथ अब उन्हें एक स्पेशल सा नाम मिल गया, प्रोड्यूसर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट यूज करके मेक फूड, वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अब है कंज्यूमर्स। एक नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूम कर रहा है, जो यूटिलाइज कर रहा है, उपभोग कर रहा है उसका, वो हो गए हमारे कंज्यूमर्स। तो डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन दो को छोड़ दें अगर, इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, उनको एक नाम दे दिया गया कंज्यूमर्स। अब इन कंज्यूमर्स को बेटा आगे ना 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो टॉपिक है ये हम अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं, है ना, कि अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स पढ़ा था आप लोगों ने, सबको याद होगा। ठीक है, अब उनको एक स्पेशल नाम क्या मिल गया भाई, अब 10th क्लास आ गई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी इनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर देते हैं। जो फर्स्ट वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आ गए जी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के नाम से ही क्वेश्चन आए, आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हमें ये बात तो मालूम है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को इंटेक करते हैं उनको बोला जाता है हार्बीवोर्स। जो एनिमल्स का मीट इंटेक करते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। और जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज कर रहे हैं एज अ फूड, ओमनिवोर्स। अब ये पैरासाइट्स कौन है? पैरासाइट्स ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अभी हम इसकी पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। तो सबसे लास्ट कैटेगरी आ गई बेटा हमारी डीकम्पोजर्स। अब इन डीकम्पोजर्स के डिफाइन जो है ना वो भी एग्जाम में मोस्टली पूछी जा चुकी है। कि अब यहाँ पर स्पेशली नाम दे रखा है, देखो बैक्टीरिया एंड फंगाई। आप नाम अगर नहीं भी लिखो, इसकी जगह अगर आप लिख दो कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो भी चलेगा। कि बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट डिकम्पोजर्स, दे ब्रेक डाउन डेड मैटर into simpler substances and recycle nutrients back into the soil। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि what do you mean by the term decomposers? The living organisms which obtain their food from dead and decaying matter। सिंपल से डिफाइन भी आप लिख सकते हो, और थोड़ा सा और अगर उसको इलेबोरेट करके लिखना है तो आप यहाँ से भी लिखकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ चुका है। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं। तो उनकी इस डिपेंडेंसी की वजह से जब हम देखते हैं तो एक ना सीक्वेंस सा बन जाता है। जैसे कैसे वो सीक्वेंस बना हमारा, कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं वो हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। तो ये सारे जितने भी हमने कैटेगरीज देखी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्लांट्स के ऊपर।
अब कोई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंस जो है, इसको अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पूरी की पूरा यार ये तो एक सीक्वेंस बन गई है, मैं एक पूरी चेन के फॉर्म में उसको देख सकती हूँ। इसीलिए अब इस डिपेंडेंसी ऑफ फूड की जो सीरीज बन गई है हमारे पास, उसको बोला जाता है फूड चेन। यू हैव टू लर्न इट। फूड चेन इसकी डिफाइन आ सकती है एग्जाम में, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। एक ऐसी सीरीज जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, अपने फूड के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो दूसरे को खाकर अपनी जो भूख है वो मिटा रहा है। इस सीक्वेंस को ही बोला जाता है फूड चेन। अब ये जो फूड चेन है ना बेटा, ये देखो हम देखेंगे कि फूड चेन, यहाँ पर देखो एक बात, फूड चेन में आपको क्या दिखाना है, डिपेंडेंसी दिखानी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के ऊपर, किसके लिए, उनके फूड के लिए। तो यहाँ पर एक देखो एग्जांपल दे रखा है हमें कि सबसे पहले तो फूड चेन में आएंगे प्रोड्यूसर्स। आप कोई भी फूड चेन बनाओ, बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन या गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्वेटिक मीन्स हमें कोई भी ऐसा इकोसिस्टम लेना है जो कि वाटर से रिलेटेड है, जैसे हम पोंड ले सकते हैं, लेक ले सकते हैं, रिवर ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें टेरेस्ट्रियल का मतलब हम लोग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सॉरी फॉरेस्ट ले सकते हैं, हम लोग क्रॉप फील्ड ले सकते हैं, या हमारा गार्डन है वो ले सकते हैं। तो चाहे मैं कोई भी इकोसिस्टम का एग्जांपल ले रही हूँ, वहां पर जो फूड चेन स्टार्ट होगी, सबसे फर्स्ट वाला जो लेवल होगा ना उसमें, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होंगे, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो देखो जी, ये हो गया मेरा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के बाद ये डियर जो है ये किसको इनटेक करता है, क्योंकि ये हर्बीवोर्स है। अब इस डियर को टाइगर ने इनटेक कर लिया बिकॉज इट इज कार्निवोर। तो हो गई हमारी एक चेन। अगर ये हटा दूं जी मैं यहाँ से, तो क्या होगा, ये बेचारा प्लांट को तो इनटेक नहीं करता, तो क्या होगा, सिर्फ एक लेवल हटाने से ये जो है वो अफेक्टेड हो गया। और सेकंड थिंग क्या हुई, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई जी अर्थ के ऊपर। तो भगवान ने क्या किया है, सब चीजें देखो कितना सोच समझ के बनाई हैं कि इनको भी कोई यूटिलाइज होना करने वाला होना चाहिए। तो वो हो गए हमारे हर्बीवोर्स। अभी हर्बीवोर्स से अपनी भूख कौन मिटा रहा है, कार्निवोर। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक पूरी सीक्वेंस बन गई है, एक सीरीज बन गई है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। अब यहाँ पर ये जो फूड चेन है, जस्ट अभी हमने देख लिया कि सीक्वेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर किस चीज के लिए डिपेंड है, एनर्जी के लिए, पोषण के लिए, ठीक है। तो जब तक उसको फूड नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है उसका पोषण नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो लेवल है ना, कि एक लेवल से जो एनर्जी है वो दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो रही है, इसको बोला जाता है हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आएगा जी, हमारे हर्बीवोर्स, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बेटा कौन आएगा, स्मॉल कार्निवोर्स। अब बच्चे ना मोस्टली सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो छोटे हमारे कार्निवोर हैं, क्योंकि जो बड़े वाले कार्निवोर है वो तो छोटों को खा लेंगे, वो प्लांट को तो नहीं खा रहे। अब अगर मैं इसकी जगह, जैसे कि यहाँ पर तो उसका दे रहा है, मैं भी आपको एक एग्जांपल और लिखकर बताऊंगी जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये टर्शरी कंज्यूमर कैसे हैं। तो जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं, सॉरी लार्ज हमारे कार्निवोर्स हैं, वो हो गए हमारे टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर हमें 3 फूड चेन दिखा रखी हैं। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको एक फॉरेस्ट की फूड चेन दिखा रखी है, ग्रासलैंड। अभी देखो जी ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड है तो वैसी बात है ग्रास होगी वहां पर। अब ग्रासेस को यूज करने वाले टिड्डे हैं जी वहां पर, ठीक है, ग्रासोपर्स हो गए। अब इन ग्रासोपर्स को, या इसकी जगह आप इंसेक्ट्स दिखा सकते हो। अब इनको कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को स्नेक इनटेक कर सकता है, और स्नेक को कौन खा सकता है जी, ईगल, ठीक है। अब एक एक्वेटिक फूड चेन देख लेते हैं। यहाँ पर
एक्वेटिक प्लांट हो गए हमारे हाइड्रोफाइट्स, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं। अब एक्वेटिक छोटे मोटे इंसेक्ट्स को जो छोटी फिशेस होती हैं वो खा जाती हैं, छोटी फिशेस को जो है हमारी बड़ी मछलियों ने खा लिया। यहाँ पर स्मॉल फिश की जगह आना था, थोड़ा सा लार्ज फिश आ सकती थी हमारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज वाली यहाँ पर नहीं आएगी, और इन सबको जो है ये स्वैन या डक इनटेक कर लेती है, ठीक है जी। तो हमारी ये फूड चेन हो गई। अब मैंने आपको जो बोला था कि जहां पर आपको मैं सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर और अच्छे से बता सकती हूँ, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख कर बता रही हूँ बेटा आपको। देखो जैसे कि वैसे तो यहाँ पर हो गया हमारा, हाँ ये हो गया ना, देखो कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, और आगे टेट्रा कंज्यूमर। लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो फूड चेन होती है उसमें 3 या 4 ही लेवल देखने के लिए मिलते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर मेन है जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, वो क्या बेटा, कि समटाइम क्या चीज और देखने के लिए आती है कि समटाइम्स ये जो अभी तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फूड चेन दिखा रखी है, अगर मैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करूं, जैसे कि अब जंगल की मैं बात करूं, फॉरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है जंगल में तो इतनी सारी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वहां पर कुछ फूड चेन क्या होती है आगे जाकर ना एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि ये जो है मेरा डियर, इस डियर को जरूरी तो नहीं है कि टाइगर इनटेक करे, इसको लॉयन भी इनटेक कर सकता है ना। तो ऐसे फूड चेन जो आपस में ऊपर जाकर इंटरकनेक्टेड हो गई है, वो पूरा एक नेटवर्क सा बना लेती है, तो इस नेटवर्क को बोला जाता है फूड वेब। एक न्यू टॉपिक आ गया हमारे पास, फूड वेब। तो फूड वेब में जब वो आपस में ऊपर जाकर इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, दो फूड चेन आपस में जाकर अगर इंटरलिंक्ड हो गई हैं, तो तब दो या दो से ज्यादा चेन, तो तब उस पूरे नेटवर्क को, क्योंकि पूरा एक जाल सा बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो फूड चेन या फूड वेब अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। इस फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करने के लिए जो हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम का नाम है ट्रॉपिक लेवल डायग्राम, ठीक है जी। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल का हमारा डायग्राम है ये क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये एक पिरामिड की शेप में बनता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। वो कैसे, आपको ऐसा डायग्राम दिखाकर, आप इसकी शेप क्या देख रहे हो कि नीचे से तो ये बहुत ज्यादा वाइडर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये नैरो होता जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है वो पिरामिड की शेप में क्यों है, या जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो ऊपर की तरफ नैरो क्यों हो रहा है, या हमेशा ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट लेवल पर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, हमेशा प्रोड्यूसर्स आएंगे। क्लियर। तो अभी ये सब अच्छे से समझने के लिए यहां से पहले पढ़ लेते हैं कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। जो एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। कि एनर्जी जो है ये तो हमें पता लग गया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, लेकिन कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ओनली 10%। ये 10% जो ट्रांसफर हो रही है, बाकी की जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। अब देखो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर। यही पढ़कर आए थे। अब 10th क्लास है, क्योंकि तो जो भी एक्सेप्शंस थे वो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हमने पढ़ा कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है। यहाँ पर हम एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी की जो है वो एनर्जी कहाँ जाती है, कुछ अमाउंट। तो रेस्ट तो खैर यहाँ पर वर्ड बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी हीट के फॉर्म में नहीं जाती, यहाँ पर सम अमाउंट आएगा, ठीक है, सम अमाउंट,
क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो तो कहाँ होगा जी भाई, जैसे प्लांट है, इन्होंने ग्रीन प्लांट ने केवल 1% सन की लाइट को एब्जॉर्ब किया, सन की जो लाइट एनर्जी थी उसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया ओनली 1%, उसको फिर इन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। क्लियर। अब क्या होगा कि यहाँ से जब एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पर होगा तो ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करेंगे भाई, इनको भी तो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट, इनकी बॉडी के अंदर जितनी एक्टिविटी चल रही है उन सबके लिए एनर्जी चाहिए, तो काफी सारा अमाउंट तो एनर्जी का यहाँ पर चला गया। और जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो उसका कुछ अमाउंट एज अ हीट इन्वायरमेंट में चला जाता है, और जो इन्वायरमेंट के अंदर हीट या एनर्जी हमारी चली गई वो लॉस है उसका, अब वो वापस से नहीं आएगी। Therefore, food chains are short, usually 3 to 4 level। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनरली देखा जाता है कि जो फूड चेन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेवल तक ही बनती है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा है, इस वाले लॉ को 10% लॉ बोला जाता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं बनकर, तो अभी हम लोग जब आपको लिए रिवीजन वीडियो डालेंगे ना, मैं आपको वहां पर बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार रफली आइडिया दे देती हूँ आपको, दे दे जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर इतने परसेंट एनर्जी जो थी वो ट्रांसफर हुई, तो बताओ कि अब चौथे लेवल पर कितने परसेंट एनर्जी पहुंचेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो फूड वेब अभी मैंने आपको बताया था, तो डिफाइन पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स showing how organisms are linked in an ecosystem। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन या उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को शो करने के लिए जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है, उसको बोला जाता है हमारा फूड वेब। तो पॉपुलेशन पिरामिड, मोर प्रोड्यूसर एट द बेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पिरामिड है इसमें एक तो सबसे फर्स्ट वाला जो लेवल है वहां पर हमारे नीचे बेस जो है उसका वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ही के होते हैं, और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी कैटेगरी मतलब कि ये वाला तो देखो कितना वाइडर है, फिर नीचे ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो वो जो रहा क्या होता है जा रहा है हमारा नैरो होता जा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो बेस बनाएंगे। वो क्यों बेस बना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो बेटा देखो वहां पे फॉरेस्ट के अंदर ग्रास से लेकर, ग्रासेस हो गई पहले, ग्रास की इतनी सारी वैरायटी, फिर हर्ब्स की वैरायटी आ गई, फिर शब्स की वैरायटी आ गई, फिर ट्रीज आ गए हमारे, तो इतनी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, यही कारण है। और जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे तभी तो कंज्यूमर्स उसको यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए पिरामिड का जो बेस है वो हमेशा वाइडर बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेटा, इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको सब कुछ करवा दूं ना तो थोड़ा सा माइंड में जो ना होच पोच सा हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो अब क्या करना है वापस से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेके अपने नोट्स बनाइए। फिर जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो की लास्ट में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो करना है, वहाँ पर आपको छोटे छोटे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो डाली गई हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ पर आपको जितनी प्रैक्टिकल स्किल आपकी बेस्ड अच्छी होगी बेटा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।